कहानी के स्टार्टिंग में हमें स्टूडेंट काउंसिल के 2 मेंबर को दिखाया जाता है। ये जो आप लड़की को देख रहे हो ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। ये लड़की अपना नाम है सुजुने बताती है और इसके पीछे जो आप ये लड़का देख रहे हो ये स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। ये लड़का अपना नाम काजुकी बताता है। इन दोनों को देखकर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि शर्त लगा लो ये दोनों पक्का ही कपल है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर केन ओसातो दिखाया जाता है जो अपने मन में बोलता है कि मैं स्कूल का एक नॉर्मल सा स्टूडेंट और मैं ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हूँ। फिर ओसातो गिरे हुए चिड़िया के घोंसले को उठाकर ठीक करता है और बोलता है कि रियलिटी तो ये है कि मुझे भी पॉपुलर बनना है, मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है। फिर हम देखते हैं कि ओसातो की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है एंड बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। ओसातो देखता है कि उसका छाता तो गायब है, मतलब कि किसी और नहीं उठा लिया। तभी ओसातो को एक छाता दिखता है जिसे देखकर वो सोचता है क्या उसे ये छाता ले लेना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता और बारिश रुकने तक का वेट करने लगता है। पर काफी टाइम बीत जाता है, बारिश रुकता ही नहीं है, जो देखकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे सुजुने आ जाती है और ओसातो से पूछती है क्या तुम अपना छाता भूल गए हो, तुम्हें मालूम है ना अब स्कूल बंद होने का टाइम हो चुका है। ओसातो बोलता है कि ओह सॉरी मुझे माफ कर दो मैं जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद वो जाने लगता है। तभी सुजुने उसे रोकती है और बोलती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट को ऐसे भीगने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पे काजुकी भी आ जाता है और वो अपना एक्स्ट्रा अम्ब्रेला ओसातो को देने लगता है, जो देखकर सुजुने बोलती है क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। काजुकी बोलता है कि नहीं बस हम एक क्लासमेट ही है। एंड वहीं ये सब देखकर ओसातो काफी हैरान होता है। काजुकी अपना एक्स्ट्रा अम्ब्रेला ओसातो को दे देता है, ओसातो भी उस अम्ब्रेले को ले लेता है एंड काजुकी को शुक्रिया बोलता है। काजुकी बोलता है कि हम तो क्लासमेट है, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से हम ओसातो को उसके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। ओसातो भी उन्हें अपना फर्स्ट नेम बता देता है। सुजुने और काजुकी बोलते हैं कि चलो अब साथ में घर चले। ओसातो तो काफी शौक होता है कि वो आज पॉपुलर बच्चों के साथ घर जाएगा और उसी के साथ वो बहुत ही खुश भी होता है। वो लोग रास्ते पे चल ही रहे होते हैं कि ओसातो बोलता है काजुकी तुम क्लास में किसी से बात नहीं करते, बस लड़कियों से ही बात करते हो। काजुकी अपना सिग्मा मेल बोलता है मैं उनसे बात नहीं करता, वो मुझसे बात करती है, मैं तो बस उनका रिप्लाई देता हूँ। ओसातो बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ही अलग हो, जैसा कि मैंने सोचा था वैसा तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं हो, और क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जो सुनकर सुजुने और काजुकी दोनों ही शॉक हो जाते हैं और ओसातो को घूरने लगते हैं। ओसातो बोलता है कि सॉरी अगर तुम लोगों को बुरा लग गया हो, पर ये अफवाह पूरे स्कूल में फैली हुई है। वो लोग बोलते हैं कि ये अफवाह बिल्कुल ही झूठ है और बिल्कुल ही गलत है, हम तो साथ इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है। ओसातो उनसे फिर से माफी मांगता है। तभी वहाँ पे सुजुने और काजुकी को बेल बजने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पर ओसातो को तो कोई भी आवाज नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से उनके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल बन जाता है, जो देखकर ओसातो बोलता है कि अब ये मत बोलना कि हम दूसरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने वाले हैं। वहीं हम सुजुने को देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है। तभी हम देखते हैं उस सर्कल की लाइट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो लोग किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग किंग के सामने होते हैं। वो किंग बोलता है तो तुम लोग उठ चुके हो, मुझे पता है कि तुम लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा और तुम लोग बहुत ही अभी कंफ्यूज होंगे। काजुकी तो भड़क ही जाता है, वो बोलता है कि तुम वैसे हो कौन और तुमने हमारे साथ किया क्या है। किंग उससे माफी मांगता है और बोलता है कि अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन मुझे सिचुएशन को समझाने दो। किंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि यहाँ पे तुम लोग को समन किया गया है हीरो के दौड़ पे। जो सुनकर सुजुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। किंग बोलता है कि आज से 2 साल पहले डीमन किंग ने अचानक से हमें परेशान करना शुरू कर दिया, और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाकर हमारे किंगडम पर हमला कर दिया। हमने जैसे तैसे तो उस वॉर को संभाल लिया, लेकिन डीमन किंग अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है और हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था तो हमने फॉरबिडन मैजिक का यूज करके तुम हीरोज को यहाँ पे समन किया है। काजुकी का तो दिमाग सटक ही जाता है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम लोग ने तो एक तो हमें हमारे बिना परमिशन के यहाँ बुला लिया और अपने फायदे के लिए हमारा यूज करोगे, हमें जल्दी हमारी दुनिया में वापस भेजो। किंग बोलता है माफ करना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हम फॉरबिडन मैजिक से हीरोज को बुला सकते पर उन्हें भेजा नहीं जा सकता। काजुकी ये सुन के और ज्यादा भड़क जाता है, वो बोलता है हमारे दूसरे वर्ल्ड में हमारे फैमिली भी है, उनका क्या होगा। किंग उसको शांत
शांत करता है और बोलता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। काजुकी तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और अनाप शनाप बकने लगता है। तभी सारे सोल्जर्स अपना वेपन निकाल लेते हैं। ओसातो काजुकी को संभालता है। तभी किंग उनके सामने आके अपना सर झुका लेता है और बोलता है, मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई ना कोई उपाय खोज लूंगा तुम्हें वापस तुम्हारे वर्ल्ड में भेजने की, पर प्लीज तुम हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। सुजुने किंग को बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम हीरो हैं, जबकि तुम लोग तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी किंग की जादूगरनी वेल्ची वहाँ पे आती है और बोलती है कि ये जो फॉरबिडन मैजिक है ये उन लोगों को खोजती है जिनके अंदर हीरो बनने का पोटेंशियल होता है। जब तुम लोग समन हो रहे होंगे तब तुम्हें बेल की साउंड आ रही होगी, यही प्रूव है कि तुम्हारे पास हीरो बनने का पोटेंशियल है। तभी सुजुने और काजुकी ओसातो को देखकर बोलते हैं, तुम्हें तो बेल की साउंड नहीं आ रही थी ना। ये सुनकर तो ओसातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, हाँ मुझे तो बेल की साउंड नहीं आई, इसका मतलब मैं यहाँ बेफालतू में फंस गया। फिर उसके बाद वेल्ची बोलती है कि मैं इस स्पिरिचुअल बॉल का यूज करके तुम्हारे मैजिक टाइप को पता करूंगी। काजुकी ओसातो को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। ओसातो बोलता है, हाँ, और मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ तो शायद मेरे पास भी कुछ मैजिक पावर होंगी। सुजुने तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो जल्दी जाके सबसे पहले अपना हाथ क्रिस्टल पे रख देती है। सुजुने के हाथ रखने पर वो क्रिस्टल येलो कलर में चमकने लगता है। ये देखकर वेल्ची बोलती है कि तुम्हारे पास थंडर मैजिक है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। और फिर काजुकी की बारी आती है और काजुकी जब अपना हाथ क्रिस्टल पे लगता है तो वो लाइट की तरह चमकने लगता है। सुजुने ये देखकर बोलती है कि तुम शायद लेजर मारने की मैजिक कर सकते हो। वेल्ची बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वेल्ची बताते हैं कि लाइट मैजिक बहुत ही अमेजिंग होता है और बहुत ही रेयर है। फिर उसके बाद ओसातो की बारी आती है। वो अपने मन में सोचता है कि उसके पास कोई मैजिक है या नहीं। वैसे भी वो तो यहाँ पे गलती से समन हो गया है। और जब ओसातो इस क्रिस्टल को टच करता है तो वो ग्रीन कलर में बदल जाता है। वो देखकर ओसातो काफी खुश हो जाता है कि कम से कम उसके पास कोई पावर तो है। सुजुने और काजुकी दोनों भी काफी खुश होते हैं, पर वेल्ची काफी शॉक होती है। वो बोलती है, इसके बारे में तो हमें अभी किंग को बताना होगा। और ओसातो का हाथ पकड़ती है और सीधा ही किंग के पास ले जाती है। किंग पूछता है कि तुमने सारे हीरोज के मैजिक टाइप को पता कर लिया। वेल्ची बोलती है कि उनके पास काफी अमेजिंग मैजिक है, पर ओसातो के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जो सुनकर किंग हंसने लगता है और बोलता है कि अब ये मत बोलना कि ओसातो डार्क मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। वेल्ची बोलती है कि ओसातो के हाथ रखने पर वो क्रिस्टल ग्रीन कलर में चेंज हो गया। जो सुनकर किंग का एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और सारे सोल्जर्स भी काफी शॉक हो चुके होते हैं। सारे सोल्जर्स एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि इसका मतलब ओसातो की मैजिक टाइप काफी रेयर है। किंग बोलता है कि हमें ओसातो को जल्दी से कैसल से दूर ले जाना होगा, और अगर हम इसे पास वाले टाउन में छोड़ आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओसातो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मेरा मैजिक डेंजरस है या ये किसी और डेंजरस पर्सन के पास है। किंग बोलता है तो। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसके पास ये मैजिक है, जिसे देखकर सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लड़की बोलती है कि समनिंग मैजिक कैसा रहा, क्या सारे हीरो आ गए। किंग बोलता है कि रोज तुम तो हॉलीडे पर थी, तो आज यहाँ पे कैसे आना हुआ। रोज बोलती है कि किंग की सर्वेंट थोड़ी ना छुट्टी लेती है। तभी रोज ओसातो की तरफ पहुंच जाती है और बोलती है, क्या तुम हीरो हो। जो सुनकर ओसातो तो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे चला जाता है। किंग रोज को समझाता है कि ये एक ऑर्डिनरी बॉय है, ये बस यहाँ पे गलती से समन हो गया। फिर रोज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि वो रेस्क्यू स्क्वाड की कैप्टन है। ओसातो मन में सोचता है कि इसे देखकर तो सीरियल किलर की वाइब आ रही है और ये रेस्क्यू स्क्वाड में है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। वेल्ची फिर रोज को दूसरे हीरोज के पास ले जाने लगती है। किंग बोलता है, ओसातो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कर देता हूँ। ओसातो बोलता है, तो ये सब तो ठीक है, पर वो क्रिस्टल ग्रीन क्यों हो गया जब मैंने उसे टच किया। जो सुनकर रोज एकदम से रुक जाती है और सारे सोल्जर्स बोलते हैं ये रोज को नहीं सुनना था। रोज ओसातो से पूछती है, क्या तुम्हारे क्रिस्टल ग्रीन हो गया था। ओसातो बोलता है, हाँ ग्रीन हो गया था। रोज किंग को बोलती है कि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। तभी किंग वेल्ची को ऑर्डर देता है कि जल्दी से ओसातो को दूर ले जाओ। वेल्ची अपने मैजिक से ओसातो को दूर ले जाने लगती है, पर ये सब देख तो रोज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर उसके बाद उस बबल को पकड़ के उसे फोड़ देती है, वो भी एक ही मुक्के में। और फिर वो ओसातो को लेके नीचे आ जाती है और किंग को बोलती है, आप वेट करिएगा, मैं इसे एक अच्छा हीरो बना दूंगी। फिर हम देखते हैं कि ओसातो के दोस्त वेल्ची से पूछते हैं कि क्या ओसातो खतरे में है। वेल्ची बोलती है कि घबराने की कोई बात है नहीं, वो रेस्क्यू स्क्वाड में गया है क्योंकि उसके पास काफी रेयर हीलिंग मैजिक है, पर प्रॉब्लम ये है कि रोज की ट्रेनिंग काफी
ज्यादा हार्ड होती है। फिर हम रोज को देखते हैं जो बोलती है ओसातो को, तुम एक हीरो बन सकते हो, तुम्हारे पास हीरो बनने का काफी अच्छा पोटेंशियल है। और फिर रोज ओसातो को अपने टीम से मिलवाती है जो कि काफी अजीब और पागल दिख रहे होते हैं। इन सनकियों को देख के लग रहा है कि अभी अभी ये जेल से भाग के आया है। रोज उनको बोलती है कि ओसातो ये तुम्हारा न्यू मेंबर है, ओसातो का अच्छे से ख्याल रखना। ओसातो तो काफी ज्यादा डर जाता है कि वो कहाँ फंस गया। फिर वो लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही डरावने तरीके से देते हैं। रोज उनको एक लात मारती है और बोलती है कि मैंने बोला है उससे दोस्ती करने, ना कि उसे डराने। फिर उसके बाद रोज ओसातो को बोलती है कि कल से मैं तुम्हें ट्रेनिंग ओसातो समझ जाता है कि उसकी लाइफ अब हेल बनने वाली है। वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर क्या चेंज हो सकता है। रोज उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ओसातो सो के उठा होता है और सोचता है कि जो भी अभी तक उसके साथ हुआ वो सब तो बस एक सपना था। पर जैसे वो अपने दूसरे साइड में रेस्क्यू स्क्वाड के एक मेंबर को देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि वो अब दूसरी वर्ल्ड में समन हो चुका है और दूसरे शब्दों में वो फंस चुका है। तभी उनका एक मेंबर बोलता है कि ओसातो तुमसे मिलने के लिए कोई आए हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके दोस्त सुजुने एंड काजुकी आए हुए हैं। वो ओसातो से पूछते हैं तुम कैसे हो, हमें तो तुम्हारी बहुत ही चिंता होने लगी थी जब तुम किडनैप हो गए थे। ओसातो बोलता है कि अभी तक तो मैं ठीक हूँ, पर आज से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, वो भी बहुत खतरनाक। खैर ये तो अच्छा ही है, कम से कम मैं तुम्हारे काम तो आऊंगा। सुजुने उसको मोटिवेट करती है और बोलते है कि आज से हमारी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और हम भी अपना बेस्ट देंगे। फिर उसके बाद वो लोग ओसातो को गुड लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे रोज आ जाती है और बोलती है तुम्हारे हीरोज के साथ बात कैसी रही। ओसातो तो काफी डरा हुआ ही था। वो डरते हुए बोलता है कि बहुत अच्छी, बहुत। रोज बोलती है कि ये जगह कोई प्रिजन नहीं है, तुम अपने दोस्तों से जब चाहे तब मिल सकते हो, पर एक बात ध्यान में रखना, ट्रेनिंग के बाद ही। फिर रोज उसको एक नोटबुक देती है और बोलती है तुम इसमें अपने सारे मन के बात लिख सकते हो, अपने गोल्स जो मन में आए वो तुम इसमें लिख सकते हो, ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। और फिर रोज ये भी बोलती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है ब्रेकफास्ट के बाद। ओसातो काफी घबराया होता है। फिर हमें ओसातो की डे 1 की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। ओसातो को लगता है कि ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होगी, पर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इजी होता है। ओसातो को सिंपली अपने हर्ट के पास अपना हाथ रखना है एंड उसको कुछ फील हो रहा होता है गरम गरम सा। रोज बताती है कि जिस गरम गरम चीज को तुम फील कर रहे हो वो मैजिक है और तुम्हें सीखना होगा कि तुम इस मैजिक को अपने बॉडी के बाहर कैसे निकाल सकते हो, तब तक के लिए तुम इसे फील करो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं रोज ओसातो को एक बुक देती है, जो देखकर ओसातो बोलता है कि मुझे तो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं आती। रोज बोलती है तुम इसे पढ़ो तो सही। ओसातो जब उस बुक को खोलता है और पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बुक को आसानी से इजीली पढ़ पा रहा होता है। रोज उसको समझाती है कि जो भी इस वर्ल्ड में समनिंग मैजिक से समन हो जाता है उसके ऊपर ट्रांसलेशन मैजिक खुद ब खुद ही लग जाता है। फिर उसके बाद रोज उसे मैप दिखाती है और बोलती है कि ये हमारा किंगडम है और ये डीमन लॉर्ड का इलाका है। फिर रोज बोलती है कि ये बुक तुम्हारे बहुत ही काम आएगी और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। ओसातो बोलता है ये बुक तो काफी सिंपल है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रोज ओसातो को दौड़वा रही होती है, तभी ओसातो के पैरों में दर्द होने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे रोज आ जाती है और बोलते है कि तुम्हें रुकने को किसने कहा। ओसातो बोलता है कि उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। रोज अपने हीलिंग मैजिक से उसके दर्द को ठीक कर देती है। ओसातो नोटिस करता है कि उसके पैरों में तो अब दर्द ही नहीं हो रहा है और फिर ओसातो वापस दौड़ने लगता है और बोलता है कि ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। रोज बोलते है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस से हील कर दूंगी। ओसातो अपने मन में बोलता है इसको तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई ना, सब कुछ मैं नोटबुक में ही लिख दूंगा। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन ओसातो दौड़ रहा होता है और कीचड़ में गिर जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी जो हीलिंग मैजिक है वो एक्टिवेट होने लगी है। फिर अगले सीन में रोज उसको एक लात मारती है और बोलती है तुम मुझे जितना हेट करोगे मैं तुम्हें उतना ही हार्ड ट्रेनिंग दूंगी। ओसातो तो ये सुन के घबरा जाता है। वो सोचता है कहीं रोज ने उसकी डायरी तो नहीं पढ़ ली, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको तो जापानीज में लिखी थी। फिर उसके बाद हमें 9वें दिन का सीन दिखाया जाता है। रोज उसको फिर एक लात मारती है। ओसातो का हीलिंग मैजिक एक्टिवेट होने लगता है और उसका सारा दर्द गायब हो जाता है और वो वापस से दौड़ने लगता है और सोचता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पहले से ज्यादा स्टेमिना हो गई है उसके अंदर और वो काफी देर तक दौड़ सकता है। जैसे वो अपना रनिंग कंप्लीट कर लेता है तभी
तभी रोज उसको बोलती है इतनी जल्दी थक गए, अब 30 बार और दौड़ो, जो सुनकर ओसातो काफी चिढ़ जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं ओसातो पुशअप लगा रहा होता है और हीलिंग मैजिक का यूज करके अपने दर्द को रिकवर कर ले रहा होता है। रोज उसको बोलती है कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ, ताकि तुम बैटलफील्ड में दुश्मनों से भाग सको और अपने दोस्तों को बचा सको। जितना तेज तुम भागोगे उतने ही जल्दी तुम अपने दोस्तों को बचा पाओगे। ओसातो ये सुन के काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है वो वापस से रनिंग कर रहा होता है और शाम को पुशअप्स कर रहा होता है और ओसातो को फील होता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी हल्की हो गई है। रोज को ये जब पता चलता है तो वो उसके बॉडी पर काफी सारा वेट डाल देती है, पर ओसातो अभी भी हार नहीं मानता, वो अपनी ट्रेनिंग जारी ही रखता है। ये देख कर तो बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये इतनी ट्रेनिंग कल कैसे रहा है। डे 14 में जब ओसातो अपनी ट्रेनिंग करके आता है तब वो देखता है कि उसका खाना तो गायब हो चुका है। एक बंदे से पूछने पर उसे पता लगता है कि उसका खाना तो उसने ही खा लिया, जिस पे ओसातो और उस बंदे की लड़ाई हो जाती है। वो बंदा वहाँ से भाग जाता है, ओसातो भी उसका पीछा करता है। ओसातो नोटिस करता है जो हेवी वेट रोज ने उसके ऊपर डाला था अब उसको आदत हो चुका है। रोज ये सब दूर से देख रही होती है और स्माइल करती है। ओसातो ये देखकर समझ जाता है कि ये सब रोज की ही प्लानिंग है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। काजुकी एंड सुजुने उससे देखने आए होते हैं और उनके साथ एक नाइट एंड प्रिंसेस भी होते हैं। काजुकी और सुजुने ओसातो को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ओसातो की काफी मसल आ गई है और उसके ऊपर काफी भारी पत्थर रखा हुआ है और उसके ऊपर रोज बैठी हुई है। वो बोलती है कि बच्चे हार मत मानना, एक्सरसाइज करते रहो। ओसातो बोलता है हार कौन मान रहा है, वैसे भी तुम तो बहुत ज्यादा हल्की हो। तभी रोज उसके ऊपर से हट जाती है और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख देते हैं, जिसकी वजह से ओसातो की हालत काफी खराब होने लगती है, पर वो अपने हीलिंग मैजिक से हैंडल कर लेता है। सुजुने और काजुकी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि ये ओसातो है। सुजुने तो उसकी मसल को देखकर पागल ही हो जाती है। ये सब देखकर वो नाइट रोज को कॉलर से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, वेट किस चीज का कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर देना। ओल्ड सिकलेस मुझे छोड़ दे, तुम्हारे पास अपने तरीके होंगे, मेरे पास अपने तरीके हैं। फिर रोज ओसातो को ब्रेक दे देती है और बोलती है जाओ हीरोज के साथ बात करो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं ओसातो को पता चलता है कि वो जो नाइट है वो किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है और आर्मी का कमांडर भी है और उसका नाम सिकलेस है। फिर ओसातो पूछता है ये लड़की कौन है। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम सीलिया वेस्टर्न गिल लैंगर है और मैं किंग की बेटी हूँ। ओसातो ये सुन के काफी डर जाता है कि वो किंग की डॉटर के सामने ऐसे रूड तरीके से बात कर रहा है और वो उससे माफी भी मांगता है। सीलिया बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम फ्रेंडली बन सकते हो। सुजुने बोलती है कि काजुकी का भी सेम ही रिएक्शन था। फिर काजुकी बोलता है ओसातो को कि तुम्हारी ट्रेनिंग क्या हमेशा इतनी हार्ड रहती है। ओसातो बोलता है नहीं नहीं, आज ही थोड़ी हार्ड थी। वो बोलते है कि हमारी भी ट्रेनिंग थोड़ी सी मुश्किल है। सिगलेस हमें स्वॉर्ड चलाना सिखाता है, वहीं वेल्ची हमें जादू करना सिखाती है। एंड उसके बाद काजुकी कुछ पूछने ही वाला होता है ओसातो से, तभी सुजुने आके ओसातो का शर्ट उठाकर उसके एब्स देखने लगती है और अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देने लगती है। इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। फिर ओसातो बोलता है कि काजुकी तुम कुछ पूछने वाले थे ना। काजुकी पूछता है कहीं तुम्हें यहाँ बहुत मुश्किल तो नहीं हो रही है। ओसातो बोलता है मुश्किल तो हो रही है और कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊँ, पर अब इन चीजों में मुझे मजा आने लगा है। तभी ओसातो का एक मेंबर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए लंच लाया है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ ना। ओसातो बहुत ही अजीब तरीके से उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए हंसते हुए खाना लाने की, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे को वो लोग मुक्के मारने लगते हैं। वो तीनों तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ओसातो गर्म पानी में नहा रहा होता है और सोचता है आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने दोस्तों से मिल पाया, मैं जरूर बैटलफील्ड में सभी को बचाऊंगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन है दिखाया जाता है। ओसातो जब उठता है तो रोज उसे एक बैग देती है और किसी जंगल टाइप के इलाके में ले आती है और बोलती है ये बहुत ही फेमस जंगल है क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर पाए जाते हैं और तुम यहाँ पे जाओगे और तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं आओगे जब तक तुम ग्रैंड ग्रिजली को हरा ना दो। ओसातो बोलता है ग्रैंड ग्रिजली, वो तो ब्लू ग्रिजली के 100 साल बाद बनते हैं और तुमने तो बस मुझे भागना ही सिखाया है, मुझे फाइट करना तो तुमने सिखाया ही नहीं। पर रोज उसे एक लात मार के फॉरेस्ट में फेंक देती है। ओसातो अपने हीलिंग मैजिक से कैसे न कैसे अपने आप को बचा लेता है और नीचे आके सोचता
सोचता है कि ग्रैंड गिजली 2 मीटर के तो होते हैं, मैं उन्हें काफी आसानी से हरा दूंगा। तभी उसके पीछे एक ग्रैंड गिजली आ जाता है जो देखकर ओसातो काफी ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है और सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। ओसातो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और सोचता है कि बियर अब उसका पीछा छोड़ देगा, पर वो बियर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और वो उसके पीछे ही होता है। ओसातो अपने ट्रेनिंग को याद करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पे 2 ब्लू ग्रिजली भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ओसातो वापस से भागने लगता है और बोलता है ये तो चीटिंग है। तभी उसे झड़ने की आवाज आती है और उसे सामने में एक झरना दिखाई देता है जिसमें वो सीधा कूद ही जाता है, जो देखकर वो जो बियर्स है वो ओसातो का पीछा छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन देखते हैं। ओसातो बोलता है अभी उसके पास कुछ दिनों का ही राशन, टेंट और बस नाइफ है। रोज तो बहुत ही निर्दयी है, कम से कम मुझे कुछ आग जलाने का दे दिया होता। और वो फिर अपना खाना खा लेता है और बोलता है कि मैंने पहला दिन कैसे ना कैसे करके तो सरवाइव कर लिया। और ऐसा बोलते बोलते वो ट्री में अपना शेल्टर बना लेता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ओसातो बोलता है आज मुझे पता लगाना होगा कि ग्रैंड गिजली रहते कहाँ हैं। और फिर वो अपना चक्कू लेके ग्रैंड गिजली को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे पेड़ पर कुछ स्क्रैचेस दिखाई देते हैं और अचानक से उसे झाड़ियों से आवाज आने लगती है। वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और अपना चक्कू निकाल लेता है और रेडी हो जाता है। तभी झाड़ियों में से एक रैबिट बाहर निकलता है, जो देखकर ओसातो सोचता है कि ये रैबिट मॉन्स्टर है। तभी वो रैबिट बाहर निकलता है और उस रैबिट के पैर में काफी चोट लगी थी। ओसातो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे हील कर देता है और बोलता है नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखना। और फिर वापस से बियर को खोजने चला जाता है। तभी वो देखता है कि वो रैबिट उसके पीछा कर ही रहा है। ओसातो बोलता है कि तुम मेरा पीछा मत करो वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। पर वो रैबिट ओसातो का पीछा ही कर रहा होता है, उसे छोड़ता ही नहीं है। ओसातो बोलता है कि बोला ना मेरा पीछा मत करो। अच्छा कहीं तुम्हें ग्रैंड गिजली के अड्डे के बारे में तो नहीं पता? वो रैबिट अपना मुंडी हिलाता है और उसके बाद भागने लगता है। ओसातो भी उसका पीछा करता है और वो लोग ग्रैंड गिजली के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। ओसातो उनको देखकर बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे मिलेंगे। और फिर ओसातो किसी पॉन्ड के पास जाके पानी पीने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए तो मुझे इस पानी से ही काम चलाना होगा, मुझे नहीं मालूम ये कितना साफ है। तभी वो रैबिट वापस आ जाता है। ओसातो उसको देखकर बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आ जाओगे। फिर हम देखते हैं ओसातो उन ग्रैंड ग्रिजलीज को देख रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही क्यूट है, इनकी फैमिली यहाँ पे अच्छे से जी रही है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ओसातो की पेट में काफी दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने वो पॉन्ड का गंदा जो पानी पी लिया है। वो अपनी हीलिंग मैजिक का भी यूज करता है पर उस दर्द पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। ओसातो को लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। तभी वहाँ पे रैबिट आ जाता है और फिर हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है। वो रैबिट ओसातो को साफ पॉन्ड के सामने ले आता है, जिसे देखकर ओसातो काफी खुश होता है। और जब वो पानी को टेस्ट करता है तो वो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। तभी ओसातो नोटिस करता है कि रैबिट किसी चीज से डरा हुआ है। फिर वो दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ओसातो को समझ नहीं आ रहा होता कि रैबिट इतना डरा क्यों हुआ है। तभी वो देखता है कि एक बड़ा सा सफेद सांप जंगल में घूम रहा है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि इसके बारे में तो मैंने बुक में भी नहीं पढ़ा। जब वो स्नेक वहाँ से चला जाता है तो ओसातो को काफी रिलीफ फील होता है। फिर हम देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं। ओसातो अभी भी उस स्नेक से घबराया हुआ है और बस उन ग्रैंड ग्रिजलीज को ऑब्जर्व भी करता है और बोलता है कि हालांकि ये बहुत ही क्यूट है लेकिन उसे इन्हें मारना ही होगा वरना वो घर नहीं जा पाएगा। और वो डिसाइड करता है कि वो अब इन पे कल ही हमला करेगा और अपने घर वापस जाएगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रहा होता है। वो रैबिट ओसातो को काफी रोकता है। ओसातो भी उसकी बात मान जाता है और डिसाइड करता है कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक वो यहीं पे रहेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो बारिश है वो रुक चुकी होती है। ओसातो उन ग्रैंड ग्रिजलीज को मारने को निकल जाता है और ओसातो उस रैबिट को बोलता है कि आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं आज जल्दी से उस ग्रैंड ग्रिजलीज को मार दूंगा और अपने घर जाऊंगा। ओसातो अपने वेपन को निकाल के ग्रैंड ग्रिजलीज के पास जाता है। जैसे वो वहाँ पहुँचता है वो देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सारे ग्रैंड ग्रिजलीज पहले से ही मरे हुए थे। ओसातो ये देखकर समझ जाता है ये काम वही जाइंट व्हाइट स्नेक का है। पर ग्रैंड ग्रिजलीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उस स्नेक ने तो भाई इन सभी को मजे मजे में मार दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पत्थरों में से एक छोटा सा बियर निकलता है। ये छोटा बियर शायद स्नेक के अटैक से बच गया था। वो अपने फैमिली के पास आता है और काफी रोता है। ये देखकर ओसातो को भी काफी बुरा लगता है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली का रिवेंज मैं लूंगा उस स्नेक से। और ओसातो इतना बोलकर वहाँ से
चला जाता है। वो बियर भी स्नेक की स्मेल को सूंघ रहा होता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं काजुकी और सुजुने जो कि ओसातो से मिलने आए होते हैं। रेस्क्यू स्क्वाड का एक मेंबर बोलता है कि वो तो 10 दिनों से फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहा है और रोज भी वहीं पे है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। काजुकी और सुजुने वहाँ से चले जाते हैं और सुजुने काजुकी से बोलती है कि तुम्हें ओसातो की चिंता नहीं हो रही है। काजुकी बोलता है कि हाँ मुझे चिंता तो हो रही है। और तुम्हें? सुजुने बोलती है सच्ची सच्ची बताओ तो मुझे चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि रोज उसके साथ है तो वो सेफ ही रहेगा। फिर हम अगले सीन में ओसातो को देखते हैं जो कि स्नेक से लड़ने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा होता है। और फिर वो रैबिट को बोलता है कि क्या तुम मुझे स्नेक के पास से ले जाओगे? अगर तुम्हें डर लगे तो तुम वहाँ से भाग जाना। वो रैबिट उसे स्नेक के पास से ले जाता है। ओसातो ये देखकर हैरान होता है कि वो छोटा भालू जो स्नेक से अकेले ही फाइट कर रहा है। ओसातो भी स्नेक पर हमला कर देता है, पर उस स्नेक का ध्यान तो बस उस छोटे से भालू पर था। जैसे ही ओसातो उसको मारने जाता है वो स्नेक अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोल लेता है और ओसातो को खाने ही वाला होता है, पर ओसातो उसके अटैक से बच जाता है कैसे न कैसे करके। तभी ओसातो को एक मौका मिलता है और वो अपने लकड़ी को सीधा स्नेक के आंख में मार देता है। वो स्नेक छटपटाने लग जाता है, ओसातो को काफी दूर फेंक देता है। ओसातो अपने हीलिंग मैजिक से बच जाता है, पर तभी वो स्नेक ओसातो पर वापस से अटैक कर देता है और ओसातो कैसे न कैसे उसे डॉज कर लेता है। पर उस अटैक की वजह से वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। उस धुएं का फायदा उठाकर वो स्नेक ओसातो को बाइट कर लेता है और उसको पॉइजन कर देता है। ओसातो अपना खंजर स्नेक के मुंह में मार देता है और ओसातो अपनी हीलिंग मैजिक से कैसे न कैसे अपने आप को बचा रहा होता है। उसके बाद ओसातो और उस स्नेक के बीच में काफी लंबी फाइट चलती है। उस स्नेक पर ओसातो काफी भारी पड़ रहा होता है और आखिर में ओसातो पूरा दम लगा के उस स्नेक को मार देता है और वो भी जमीन पे लेट जाता है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी एनर्जी नहीं बचा था। वो भालू ओसातो के पास आ जाता है, तभी ओसातो देखता है कि वो स्नेक वापस से उठ चुका है, पर ओसातो अब उस हालत में है नहीं कि वो अब हिल भी सके। वो भालू ओसातो को खींचने लगता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। ओसातो बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और ओसातो अपने मन में सोचता है कि ये सब रोज की गलती है जिसने मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। तभी रोज आसमान से आती है और एक पावरफुल अटैक स्नेक पे करती है और फाइनली उस स्नेक को मार ही देती है। ओसातो पूछता है कि आप और यहाँ कैसे? रोज बोलती है कि इस रैबिट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बाय द वे मैं तुमको बता दूं कि इसका नाम कुरू है, ये मेरा पेट है। जो सुनकर ओसातो काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज होता है, पर रोज ओसातो को शाबाशी देती है क्योंकि उसने आज बहुत बड़ा काम किया है। जिस स्नेक को पूरे फोर्स मिलके भी नहीं हरा पाते उसे ओसातो ने ऑलमोस्ट हरा दिया था। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। रोज बोलती है बच्चे अब सुनो, अब कुछ ही समय में डीमन हमारे ऊपर जल्दी अटैक करने वाले हैं। जो सुनकर ओसातो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपने थर्ड कमांडर से पूछता है लिंगर किंगडम में इन्वेड करने की प्रिपरेशन हो गई क्या? जिस पे उसकी थर्ड कमांडर एमिला बोलती है हाँ हमारी प्रिपरेशन हो गई है, इस बार तो हम लिंबर किंगडम को हथिया ही लेंगे।